अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट मोमेंट रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 है हमारा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस और गवर्नेंस एंड इंटरप्राइज आईटी जीईआईटी के बेनिफिट्स हम लोगों ने देखे थे। हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं अब कोविड-5 के बेनिफिट्स के बारे में। कोविड-5 में मैं आपको याद दिला दूं कि इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 इनेबलर होते हैं और ऑब्वियसली 7 यहाँ पर बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। 5 प्रिंसिपल, 5 कंपोनेंट, 7 इनेबलर और 7 बेनिफिट, 5577। ये कोविड-5 आते के साथ आपको याद आना चाहिए 5577। 5 प्रिंसिपल, 5 कंपोनेंट, 7 इनेबलर और 7 बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कोविड-5 क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में कोविड-5 का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर कोविड-5 क्या होता है, वापस से आपको याद दिला देता हूँ। ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। क्या होता है? ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है ताकि आपका आईटी स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप उसका गवर्नेंस कर पाएं और उसमें रिस्क मैनेजमेंट आप कर पाएं। ठीक है, सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है ये। एक्चुअली आपको स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और टूल देता है, एसपीटी देता है, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और टूल देता है। एक्चुअली में ये एक फ्रेमवर्क होता है। कोविड-5 एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसके तहत दुनिया के जितने भी तमाम अच्छे जो आईटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वो समाये हुए रहते हैं गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक कोविड-5 एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है जिसमें दुनिया के तमाम अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस समाये होते हैं। कोविड-5 को 28 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसको ग्लोबल आईटी एसोसिएशन इशाका ने इशू किया है। ग्लोबल आईटी एसोसिएशन ने 28 सर्टिफिकेशन के साथ साथ इसको 95 से ज़्यादा एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू करके रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए फुल प्रूवन मेथड आपको देता है, जिसको आप लगा डालोगे तो आपका आईटी कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा और आपका जो है वो गवर्नेंस हो पाएगा। आईटी से रिलेटेड जितने भी गवर्नेंस हैं वो हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक याद आ गया होगा कि कोविड-5 क्या होता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के लिए होता है। इसको इशाका ने इशू किया हुआ है। ठीक है, ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका आईटी स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो उसमें रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा और गवर्नेंस करना आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि उसमें इंटरनल कंट्रोल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पालन करना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर इसके बेनिफिट्स को समझने के लिए सक्षम हो गए हैं। फर्स्ट हम लोग बेनिफिट की बात करते हैं कि ये गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आईटी का जो आप इस्तेमाल करते हो ना, उससे सबसे ज़्यादा ये वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में करने में आपको मदद करके देता है। उसके बाद आईटी को ये एंड टू एंड हॉलिस्टिक मैनर में कवर करता है। मैनेज करने के लिए ये पूरे शुरू से लेकर अंत तक आपके आईटी को एंड टू एंड हॉलिस्टिक मैनर में कवर करके देता है। चौथा इसका बेनिफिट होता है कि ये आपके आईटी से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करता है और सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस का भी ये पालन करके देता है आपको, यानी कि आईटी के रिस्क, सिक्योरिटी, कंप्लायंस और प्राइवेसी, इन सबको ये इंश्योर करता है। पांचवी बात करते हैं कि ये आपके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। सेटिस्फैक्शन को कैसे बढ़ाता है? कोविड-5 को आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब कस्टमाइज करोगे तो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा, अपने हिसाब से यूज़ कर पाएगा। ये ऑल साइज एंड ऑल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देता है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ऑल साइज एंड ऑल टाइप। और ये सपोर्ट करता है कंप्लाइंस में। कंप्लाइंस में आपका इंटरनल कंप्लाइंस और एक्सटर्नल कंप्लाइंस, दोनों कंप्लाइंस में ये सपोर्ट करके देता है। तो पहली बात तो ये गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। आईटी यूज से वैल्यू ऑप्टिमाइज करके देता है और एंड टू एंड पूरे एंटरप्राइज में ये आईटी से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करता है हॉलिस्टिक मैनर में। ये रिस्क, सिक्योरिटी, कंप्लायंस और प्रोसीजर को इंश्योर करते रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पर। ये कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। ये सारे साइज और सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर 7वां नंबर पॉइंट हम लोगों ने देखा, ये कंप्लायंस करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल का कंप्लायंस करता है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं की प्रैक्टिसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में ये की प्रैक्टिसेस आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। की प्रैक्टिसेस यानी कि की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सबकी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, आपको 2 वर्ड पे मैं गौर करवाता हूँ, ये स्टेटस और यहाँ पर गवर्नेंस। ये गवर्नेंस को हम लोग मानते हैं सरकार, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नेंस को हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं। गवर्नमेंट एक बार जब प्रैक्टिस करने के लिए गई तो अपने तीनों बेटों को साथ ले जाना चाहती थी। गवर्नमेंट बोले तो कोई भी गवर्नमेंट को आप मान लो, दिल्ली गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट को मान लो। उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को वो ईडीएम करके एक साथ पुकारते थे। ईडीएम करके गवर्नेंस जो होता है वो जब प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में जाते थे तो ईडीएम करके चिल्लाते थे तीनों बच्चों को। उनका एक बच्चा मामा के पास कुछ दिन के लिए चला गया था। उसका मामा क्या हो गया, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एम फॉर मामा, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यानी कि ये तीनों में ईडीएम लगा हुआ है, ईडीएम
EDM, मतलब आपके चैप्टर नंबर 1 में 3 जगह पॉइंट आसान है याद करना कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस सिस्टम का गवर्नेंस प्रैक्टिस आपको करना है तो इवेलुएट गवर्नेंस सिस्टम, डायरेक्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम और मॉनिटर गवर्नेंस सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट का की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आ गया तो इवेलुएट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आया गवर्नेंस सिस्टम का और रिस्क मैनेजमेंट का, लेकिन अगर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ गया, अगर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ गया और की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें ईडीएम लगा हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें ईडीएम लगा हुआ है, टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हो रही है आईटी के इस्तेमाल से। ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होने के बावजूद भी इसमें ईडीएम लगा हुआ है। इवेलुएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो एक साथ 3 जगह के पॉइंट हमने याद किए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। आपने स्टेटस को क्यों अंडरलाइन किया? इस स्टेटस ही आपको आईटी गवर्नेंस का स्टेटस डिटरमाइन जो करना है आपको, उसके की प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगे। उसको आपका स्टेटस इतना अच्छा है कि अगर आपको कराटे की प्रैक्टिस करनी होती है तो आप चाइना से रोबोट मंगाते हो और वह चाइना का रोबोट चाइनीज स्टाइल में बोलता है हूँ हाउ हाउ व्हाट व्हाट, ठीक है। तो हूँ हाउ हाउ व्हाट व्हाट, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते वक्त में आपको बोलता है। तो आपको ध्यान देना है हु, हाउ, हाउ, व्हाट, व्हाट, यानी कि 3 कैटेगरी में हमने बांटा, हु, हाउ और व्हाट। बस आपको इतना याद रखना है। स्टेटस आपको ध्यान आते के साथ आईटी गवर्नेंस के स्टेटस, टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस, ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ध्यान रहे। सबसे पहला होता है कि डिसीजन कौन लेगा, मतलब हु डायरेक्ट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट डिसीजन, हु डायरेक्ट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट डिसीजन, कौन डायरेक्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे डिसीजन से जो एक्सेप्शन आएंगे उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। और एक और हाउ है यहाँ पर, ठीक है, हूँ हाउ हाउ 3 बार हाउ है, ठीक है, और 2 बार व्हाट है। कैसे आप करोगे गवर्नेंस के रिजल्ट को मॉनिटर और इम्प्रूव करोगे, इसके बारे में की प्रैक्टिसेस है टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगा डिसीजन मेकिंग में, उसके बाद क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में। तो ध्यान रहे, हमने यहाँ पर क्या देखा की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। इसमें हम लोगों ने 3 बातें देखी। बेसिक रूप से आपको याद आना चाहिए हु, हाउ और व्हाट। इसके साथ आपको एक टर्म याद आना चाहिए डिसीजन मेकिंग। स्टेटस के साथ आपको डिसीजन मेकिंग वर्ड यूज आना चाहिए, ठीक है। तो कौन एक्चुअली में डिसीजन लेगा, मतलब कौन डायरेक्ट कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को। उसके बाद यहाँ पर हाउ में हम लोगों ने 3 बातें देखी कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, हाउ डिसीजन इज टू बी टेकन। और उसके बाद डिसीजन के जो एक्सेप्शंस आएंगे उसको एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, और डिसीजन का जो रिजल्ट होगा उसको मॉनिटर करके इंप्रूव करने कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट में देखते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो ये स्टेटस से आपको याद आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस तो हम लोगों ने देख लिया था, गवर्नेंस सिस्टम का इवेलुएट, डायरेक्ट और मॉनिटर, और रिस्क मैनेजमेंट में भी इवेलुएट, डायरेक्ट, मॉनिटर। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हो रही है आईटी के इस्तेमाल से। इसमें भी हम लोगों ने देखा था EVM, और सब में वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, इवेलुएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। अब हम लोग की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बाकी बच्चों के बारे में देखते हैं। ये तो रहा, ये मामा है, ठीक है, ये कौन है, मामा है। की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट बोलो तो मामा, ठीक है। अब इसका तो एक बच्चा जो है ये तो इसका भांजा है, बाकी इनके 3 बेटे हैं। अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और टू इंश्योर कंप्लायंस विथ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। मतलब की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपको सिर्फ 4 बातें पूछ सकती है की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बोलकर। अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विथ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। तो मान लो कि आप 60% इस चैप्टर को लगभग जो है उस पर कमांड हासिल कर लिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरप्राइज स्ट्रेटजी को अलाइन करना है आपको, अलाइनिंग स्ट्रेटजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रेटजी, ठीक है, अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रेटजी। आईटी स्ट्रेटजी को इंटरप्राइज स्ट्रेटजी से अलाइन करना है। अलाइन करते वक्त एक लड़का जो है वो सीपीटी कर रहा था, उसके बाद उसको किसी ने बता दिया कि आईटीएसएम जो है बहुत डिफिकल्ट है, आईपीसीसी का आईटीएसएम बहुत डिफिकल्ट है। तो वो क्या अलाइन करने लगा, आईटी स्ट्रेटजी,
इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी, मतलब फाइनल का सीपीटी में ही वो आईपीसीसी और फाइनल की प्लानिंग करने लगा। तो अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी, इसका हमारा कोड क्या हो गया, इसका हमारा मेमोरी टेक्निक क्या हो गया कि आपका सीपीटी से फाइनल तक का सफर, ये कहानी आपको याद रखनी है कि सीपीटी से फाइनल तक का सफर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी में हम लोग देखेंगे, सीपीटी से फाइनल तक का सफर। ठीक है, ये की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहा है अभी से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। अब सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले सकता है, सीए ही एक ऐसा मर्द होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकता है। तो फॉर रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसका प्रैक्टिस करने के लिए कौन जाता है, सीए मर्द जाता है। तो सी से क्या हो गया, सबसे पहले कलेक्ट डाटा, सी से कलेक्ट डाटा, ए से एनालाइज रिस्क। आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उससे रिलेटेड डाटा को आप कलेक्ट करोगे, फिर रिस्क को एनालाइज करोगे। एम से क्या हो गया, रिस्क प्रोफाइल मैनेज करोगे, जैसा कि सीए लोग सब चीज़ों को प्रोफाइल मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंटेन रिस्क, ठीक है। और इससे आर्टिकुलेट रिस्क, मतलब रिस्क को पहले आप दर्शाओगे, ठीक है, आर्टिकुलेट करोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स रिस्क और डिफाइंड एक्शन। तो पहले यहाँ पर MARD को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर D पहले लिखते हैं, ठीक है, टेक्निकली ये सही होगा, R को लास्ट में रखते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए आपको याद रखना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो C से हम लोगों को क्या करना है, कलेक्ट डाटा, डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज रिस्क। उसके बाद M से क्या हो गया, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल, A से आर्टिकुलेट रिस्क और D से डिफाइन एक्शन। उसके बाद रिस्पॉन्स टू रिस्क, लास्ट में रिस्पॉन्स करना है रिस्क का, एक्शन को डिफाइन करने के बाद लास्ट में रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी में आपको याद आना चाहिए सीपीटी से फाइनल तक का सफर, और यहाँ पर याद आना चाहिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में सीए मर्द आपको याद आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो ये भांजा जी हैं, और भांजा जी में आपके क्या था, EDM, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, इवेलुएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं टू इंश्योर कंप्लायंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस को आपको इंश्योर करना है, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आप घर से बाहर सामान लेने के लिए जाते हो तो आप कोका कोला पीते हो, आप क्या पीते हो, यहाँ पर आप कोको हम लोग लिखेंगे, कोका कोला को कोको लिखेंगे, ठीक है। मतलब घर से बाहर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब भी आप जाते हो, यानी कि आप सामान सब्जी लाने के लिए जाते हो, तो आप उस वक्त क्या करते हो, आप कोका कोला पीते हो। तो ध्यान रहना चाहिए आपको यहाँ पर कि CO हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। सी से आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला आ गया कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई कि लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपका क्या है। ओ से क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको न केवल एक्सटर्नल को बल्कि इंटरनल को भी आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान देना है, यानी कि पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, स्टैंडर्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट आपका क्या क्या है, साथ में लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो उसका आपको कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ओ से क्या हो गया, ऑप्टिमाइज जो होता है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या आपका रिस्पॉन्स होगा, उसको रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करना है जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपका रिस्पॉन्स होगा, ताकि आप एक ही हाथ बटोर के ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस कर पाओ, तो इसलिए ऑप्टिमाइज करना है आपको। सी से क्या करना है, यहाँ पर बोलता है कि कंफर्म करना है आपको आइडेंटिफाइड। अब तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया और उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसका ऑप्टिमाइज करने का भी तरीका ढूंढना ना, अब आपको एक्चुअली में पालन कर देना है, यानी कि कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करना है सारे आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को कंफर्म करना है। और ओ से अब आपने कंफर्म तो कर दिया, फिर भी आप एक्सपर्ट लोगों से रिव्यू तो करवाओगे, तो एक्सपर्ट से एश्योरेंस लेकर आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्टेन, ओ से यहाँ पर हो गया ऑब्टेन एक्सपर्ट व्यू, और उसके बाद जो कुछ भी आपको डिविएशन मिला उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलाइन आईटी स्ट्रैटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी में सीपीटी से लेकर फाइनल तक का सफर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में सीए मर्द देखा, सी से कलेक्ट डाटा, ए से एनालाइज
ठीक है, एनालाइज रिस्क, उसके बाद मेंटेन रिस्क प्रोफाइल, ए से आर्टिकुलेट रिस्क, और डी से हम लोगों ने देखा डिफाइन एक्शन और रिस्पॉन्स टू रिस्क। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, यानी कि इवेलुएट डायरेक्ट मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी को। अब हम लोगों को देखना है इंश्योर कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो सी से हम लोगों ने क्या देखा, सी से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कोको देखा हम लोगों ने, कोका कोला आप पीते हो जब भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का आप पूरा करने के लिए जाते हो। सी का मतलब कंटिन्यूअस आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिफाई करना है कंटिन्यूअस कि क्या क्या आपका लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और पॉलिसी प्रोसीजर मैथड स्टैंडर्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो से हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना है। जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारे रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज करना है। और सी से हम लोगों ने देखा था कंफर्म करना है, मतलब पालन करना है। और ओ से ऑब्टेन करना है आपको एश्योरेंस, यानी कि आपको एक्सपर्ट लोगों का सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको ऑब्टेन करना है। अब हम लोग यहाँ पर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी को, और यहाँ पर ये हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। फिलहाल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। तो ये अलाइनिंग में हम लोगों ने देखा था सीपीटी से लेकर फाइनल तक का सफर। तो यहाँ पर हम लोग सी की बात करते हैं, यहाँ पर सीपीटी, यहाँ पर 3 टर्म हम लोग एक साथ देखेंगे। सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि करंट बिजनेस प्रोसेस को समझकर आपको फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव का डायरेक्शन सेट करना है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन, मतलब सी फॉर करंट डायरेक्शन को आपको समझना है कि करंटली आपका इंटरप्राइज डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसी के आधार पर आप फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करोगे, मतलब आपका जो फ्यूचर का परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या क्या गैप रहेगा उसको पूरा करना है एक्चुअली में आपको। ठीक है, यानी कि सीपीटी में ही वो बेचारा सोच रहा है कि करंट हमारा क्या है, अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन, करंट हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सीए करके। ठीक है, वो तो आपसे मिलोगे तब आपको आप बताओगे कि सीए करके बेटा तू सही कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सी से क्या हो गया कि अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन, करंट इंटरप्राइज डायरेक्शन को समझना है, सी से करंट। पी से क्या हो गया कि आपके परफॉर्मेंस को यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको पहले परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना पड़ेगा, मतलब करंट वातावरण को, करंट कैपेबिलिटीज को और करंट परफॉर्मेंस को आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आप जानना चाहते हो। तो असेस द करंट एनवायरनमेंट कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। टी से क्या हो गया कि आपकी टारगेट कैपेबिलिटी को, टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को, आपको आईटी से इस गैप को पूरा करना है। तो टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करना है। तो सीपीटी गैप एनालिसिस, उसके बाद सीपीटी से गैप एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, गैप यानी कि फाइनल तक जाने का गैप। ठीक है, तो गैप में आता है कंडक्ट गैप एनालिसिस, कंडक्ट गैप एनालिसिस। इसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, फाइनल तक के सफर करने के लिए रोड मैप डिसाइड करता है, रोड मैप। तो यहाँ पर हो गया कि डिफाइन द स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप, मतलब रिलेवेंट स्टेक होल्डर लोगों का कॉपरेशन वगैरह सब लेना है, किसका किसका आपको सहायता लेना है, किस किस टीचर के पास जाना है, उसका रोड मैप आपको डिटरमाइन करना है। कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन, लास्ट में उसको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना मतलब गार्जियन को बताना है कि मैंने ये प्लान किया है, ताकि आपको गार्जियन थप्पड़ मारे बोले सीपीटी में फाइनल का सपना देख रहा है। तो सी का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंड करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, असेसमेंट करना है करंट परफॉर्मेंस को, करंट कैपेबिलिटीज वगैरह को। ठीक है, उसके बाद टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करना है, गैप एनालिसिस को कंडक्ट करना है, उसके बाद डिफाइन द स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप, और उसके बाद क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, द आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन, कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पर हम लोगों ने चारों पॉइंट को कवर किए। बीच में हमारा एक पॉइंट और छूटा था, यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये की प्रैक्टिसेस में हम लोगों का छूटा हुआ था, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी एक कहानी आती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ने के लिए बैठे पर आपके दिमाग का इंफॉर्मेशन ही फ्लो नहीं कर रहा। सपोज दैट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस याद करने के लिए आपके दिमाग का इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर रहा है। आप क्या करोगे, अगले दिन ऑफिस जाओगे, ऑफिस बनाकर मैड लोगों की हायरार्की बनाओगे। ठीक है, ध्यान रहे ऑफिस जाकर मैड लोगों की, MAD में हमेशा यूज करता हूँ मैनेजमेंट ऑडिटर और डायरेक्टर के संदर्भ में। तो मैनेजमेंट ऑडिटर और डायरेक्टर, तो हायरार्की बनाकर मैड लोगों को आपको इंसेंटिव देना है। मैड लोगों को क्या देना है, आपको हायरार्की बनाकर इंसेंटिव देना है। मैड केवल मैड लोगों को नहीं, मतलब इंसेंटिव जो देना है आपको मैड प्लस स्ट्रांग लोगों को, मैड भी होना चाहिए प्लस स्ट्रांग भी होना चाहिए, उनको आपको इंसेंटिव देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने इंसेंटिव दिया तब जाके आपके दिमाग यानी कि आपका स्पेशल मॉनिटर जो है, आपका जो ब्रेन है स्पेशल मॉनिटर है। ठीक है, तो वो आपके स्पेशल मॉनिटर का इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, हायरार्की।
हायरार्की बनाना है। तो इसी से सारे पॉइंट हमारे आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। हायरार्की बनाना है मतलब हायरार्की मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल से लेकर टॉप तक सबका अप्रूवल के रिलेटेड जो भी हायरार्की, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हायरार्की होनी चाहिए, मतलब अप्रूवल हायरार्की होनी चाहिए असल में, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि हायरार्की होनी चाहिए, इंडिविजुअल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक सबके अप्रूवल की हायरार्की होनी चाहिए। मैड का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट, ऑडिटर और डायरेक्टर को जो आपस में इंटरेक्शन करना है, ठीक है, इंटरेक्शन और कॉपरेशन का प्रॉपर जो है सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि ये तीनों लोग मैनेजमेंट, ऑडिटर और डायरेक्टर लोग इंटरेक्शन कर पाएं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट की व्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है। और इंसेंटिव का मतलब क्या कि आपका जो है, मान लो कि क्या बोलते हैं, जिसने ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क किया है, ठीक है, और साथ में जो है अच्छी तरीके से अपने काम को जो एम्प्लॉय या मैनेजमेंट निभाते हैं उसको इंसेंटिव देने का जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इंसेंटिव देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद स्पेशल मॉनिटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो होता है वो स्पेशली मॉनिटर करना है, ताकि वो सबसे बड़ा एरिया ऑफ रिस्क एक्सपोजर होता है, इसको इसीलिए क्या करना है, स्पेशल मॉनिटर करना है जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड एरिया है। इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होना चाहिए। ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि हायरार्की बनाकर मैड और स्ट्रॉन्ग लोगों को आपको इंसेंटिव देना है, जिससे आपके स्पेशल मॉनिटर यानी कि आपके दिमाग का इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। हायरार्की का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, हायरार्की बनानी है मैनेजमेंट से लेकर इंडिविजुअल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक सबके अप्रूवल की हायरार्की बनानी है। मैड का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, मैड का मतलब हम लोगों ने देखा कि मैनेजर, ऑडिटर और जो डायरेक्टर होता है उसके बीच आपस में इंटरेक्शन और कॉपरेशन का प्रॉपर जो है व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम या मैकेनिज्म होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब देखा हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। इंसेंटिव का मतलब क्या होगा कि जो एम्प्लॉय लोग, जो मैनेजमेंट लोग ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, गवर्नेंस के दायरे में रहकर, उन लोगों को इंसेंटिव देने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्पेशल मॉनिटर का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में जो भी रिस्क एक्सपोजर का चांस होता है उसको स्पेशल मॉनिटर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने की प्रैक्टिसेस के बारे में सब कुछ जाना, की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ कवर किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे की मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिक्स भी जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। चैप्टर नंबर 1 में आपका मैट्रिक्स जो होता है वो 3 जगह दिया गया है, टू इवेल्युएट वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है, इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। यहाँ पर क्या था, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था, ठीक है, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ठीक है, क्या बिजनेस, यही इसका की खासियत है, लॉ की तरह आप पढ़ो, टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम आईटी। इसको लिए जो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता है ये यहाँ दिया हुआ है। और जहाँ तक बात करते हैं कि मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैट्रिक की बात ही जहाँ आती है तो आप परसेंटेज पूछते हो, मैट्रिक में कितना परसेंट था, तो की मैट्रिक्स, ठीक है, टू इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। अगर यहीं पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता तो कहानी कुछ और होती। अगर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिमिलर क्वेश्चन में अगर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर्ड यूज किया होता तो हम क्या लिखते, इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। 3 पॉइंट में आंसर लिख के आते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। तो की मैट्रिक्स में टू इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। दूसरा हम लोगों का क्या है, टू मॉनिटर प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन एनी एंटरप्राइज। क्या की मैट्रिक्स होता है मॉनिटर करने के लिए, किस चीज को मॉनिटर करना है, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करना है। किस चीज को मॉनिटर करना है, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन एनी एंटरप्राइज। और फॉर असेसमेंट ऑफ आईटी कंप्लायंस प्रोसेस, आईटी कंप्लायंस प्रोसेस के लिए भी की मैट्रिक्स है। तो 3 प्रकार से हम लोगों को मैट्रिक्स देखने हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।